नमस्कार सभी को। दिस इज किरोन भूल, एसएससी सीजीएल 2025 सेलेक्टेड एज ओएस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आज से हम एक नई सीरीज ला रहे हैं जो इंग्लिश मॉक्स का होगा और ये पूरी तरीके से बेस्ड होगा सीजीएल 2025 में इंग्लिश सेक्शन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी ने इस बार अपने एग्जाम पैटर्न्स में चेंजेस लाया और सेक्शनल टाइमिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें आपको हर एक सेक्शन में 15 मिनट्स ईच दिया जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, रेगुलर मॉक्स लगाते हैं, मॉक की प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो 15 मिनट इंग्लिश सेक्शंस में मोर देन सफिशिएंट होता है, मोर देन इनफ होता है। और मेरा तो मानना यह है कि आप 1.5 से 2 मिनट बचा ही लोगे इसमें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इस वीडियो या इस सीरीज़ को लाने का मेरा उद्देश्य यही होगा कि मैं आपको एग्ज़ाम बेस्ड, रियल एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच सिखा सकूं, जो मैं खुद यूज़ करता था जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं एसएससी के, इंग्लिश को सॉल्व करने, इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करने में जो मैं अप्रोच यूज़ करता था, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ बताना चाहूँगा। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो मुझे तो हेल्प किया वो ये एग्जाम बेस्ड जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा अभी, जो मैं सॉल्व करूंगा उससे, उस अप्रोच से मुझे तो ये कम समय में 25 क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प किया। तो ये आशा करता हूँ कि ये आपको भी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात और कि ये जो मॉक है ये पीपीटी के फॉर्म में है, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे मैं अप्रोच करके सॉल्व करता वैसे करूँगा, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा और उस क्वेश्चन में जितने भी आपके हिडन एरर्स होंगे या जितने भी कॉन्सेप्ट निकलेंगे एक्स्ट्रा, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड डैश कीप पेस। तो सॉरी, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि कोई एक स्टार्टअप है जो इतनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है कि स्टार्टअप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने अपने पेस को डैश। तो अब हम ऑप्शन में जाएंगे, मेयरली, बेयरली, ऑल बट नियरली। देखिए, मेयरली का मतलब क्या हो जाता है, मेयरली का मतलब हो जाता है सिर्फ। तो सिर्फ यहाँ पर अगर हम बैठाएंगे तो सिर्फ मीनिंग दे नहीं रहा। दूसरा है बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो अगर इसको हम इसमें फिट करना चाहें तो तब इसका मीनिंग क्या होगा कि एक स्टार्टअप जो है वो इतनी तेजी से स्प्रेड किया कि स्टार्टअप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुश्किल से स्टार्टअप के स्प्रेडिंग को मैच कर पाया, मुश्किल से। तो यहाँ पे फिट बैठ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेयरली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेयरली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बेयरली कीप पेस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। देखिए, आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये पीपीटी के फॉर्म में है, तो मैंने पीपीटी बनाया जब, तो सॉल्यूशन देखा, उसके एक्सप्लेनेशन को देखा। तो देखिए, ये कहने की बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप बहुत दिनों से मॉक दे रहे हैं, मॉक के फॉर्म में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस का क्या होता है, ये सब तुरंत क्लिक कर जाता है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तो आपके अंदर रहेगा, लेकिन जो आंसर होगा वो पहले आपके दिमाग में पॉपअप कर जाता है। और मैं 2024 से एसएससी के फील्ड में हूँ, 2024 से मैंने मॉक देना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और दवा के तभी से तो अभी तक मैं दे रहा हूँ, 2026 में अभी तक मैं मॉक दे रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चन पहले ही जो अप्रोच के साथ जो मैं करता हूँ, तो ये क्वेश्चन और ऑप्शन देख के क्लिक कर जाता है और उसको फिर मैं उसमें ब्लैंक्स में बैठा के मैच करता हूँ, तो वो निकल जाता है। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके, मेयरली का तो मीनिंग मैंने बता दिया, ऑल बट का मीनिंग होता है आपका एवरीथिंग एक्सेप्ट। अब हार्ड बेयरली से मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब एडवर्ब होता है। ये सब क्या है, एडवर्ब। बेयरली, स्कार्सली, हार्डली एडवर्ब्स हैं, जिसका कॉमन मीनिंग जो होता है तीनों का, वो होता है मुश्किल से। क्या होता है, मुश्किल से। अब इससे एक ये एरर का कॉन्सेप्ट ये बनता है कि बेयरली, स्कार्सली और हार्डली, सॉरी फॉर दैट, माँ का कॉल आ गया था। तो मैं कहाँ पर था, कि बेयरली, स्कार्सली और हार्डली जो है वो तीनों ही एडवर्ब्स होते हैं और जिनका कॉमन मीनिंग जो होता है वो मुश्किल से निकलता है। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट एरर के जो आपको जानना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट है, बेयरली, स्कार्सली और हार्डली के साथ जो कंजंक्शन यूज होगा वो हमेशा कौन सा यूज होगा, व्हेन यूज होगा, वो हमेशा व्हेन। मेरे पास पेन पैड तो फिलहाल अभी नहीं है, तो इसी से काम चलाइए, मैं धीरे धीरे सब खरीदूंगा। व्हेन, तो क्या मैंने बताया कि बेयरली, स्कार्सली और हार्डली के साथ जो कंजंक्शन यूज होगा वो हमेशा व्हेन होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकलता है, कि हार्डली, स्कार्सली और बेयरली जो है ये खुद में नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं, खुद में नेगेटिव सेंस शो करते हैं, खुद में नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो इनके साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे।
तो हार्डली, बियरली और स्कार्सली खुद में नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ हम नॉट का यूज कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नॉट का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस में डबल नेगेशन शो करता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि बियरली, स्कार्सली और हार्डली जो है इनका यूज अगर सेंटेंस के शुरुआत में करें तो वो सेंटेंस जो है वो हमेशा इन्वर्जन शो करता है। क्या शो कर देता है? इन्वर्जन शो करता है, इन्वर्जन शो करता है। कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अगर एडवर्ब का यूज हम सेंटेंस के पहले करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन फॉलो करता है। और इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एडवर्ब मेरा क्या है? बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, इनका यूज अगर हम सेंटेंस के शुरुआत में करें तो ये इन्वर्जन फॉलो करेगा, मतलब हार्डली, स्कार्सली, बेयरली प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक चीज और है, ये मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि नो सूनर, क्या नो सूनर, बाप रे, नो सूनर, नो सूनर भी एक एडवर्ब होता है, नो सूनर भी एक एडवर्ब होता है। नो सूनर के साथ हमेशा कंजंक्शन देन यूज होगा, हमेशा कंजंक्शन देन यूज होगा, हमेशा कंजंक्शन जो है वो देन यूज होगा। एरर कैसे बनता है कि नो सूनर के साथ कंजंक्शन व्हेन लगा के दे देंगे तो वो गलत होगा। हमेशा याद रखेंगे कि नो सूनर के साथ कंजंक्शन देन का यूज करेंगे। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, while the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved dash complicated than expected। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है than, मतलब कंपैरेटिव, तो कंपैरिजन हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक मीनिंग जान लेते हैं कि ये जो प्रोपोजल है, प्रस्तावना है, ये पेपर में तो एक प्रैक्टिकल, पेपर में तो प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है जैसा एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? यहाँ पर हम मोर का यूज़ कर लेंगे, मोर का यूज़ कर लेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। तो क्या हो जाएगा? वाइल द प्रपोजल अपीयर्ड pragmatic ऑन पेपर, इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। मच, यहाँ पर मच गलत हो जाएगा। एक चीज और है, मच के साथ अगर हम मोर लगाते हैं, मतलब अगर हम मच मोर का यूज करें तो ये कंपैरेटिव हो जाता है, और इस केस में मच मोर मेरा सही हो जाएगा। अगर मच मोर लगाए तो सही हो जाएगा, मतलब वाइल द प्रपोजल अपीयर्ड pragmatic ऑन पेपर, इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, या मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। मच मोर क्या होता है? हमारा कंपैरेटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करता है वो बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही सेड दैट है, तो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड यहाँ पर है। उसके बाद ही वुड, यहाँ पर वर्ब क्या आ गया? वुड, वुड, वुड। तो डायरेक्ट स्पीच में हमारा विल होना चाहिए, विल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वुड है, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता है। वॉइस नरेशन ऑप्शन एलिमिनेशन से कोशिश करने, बनाने की कोशिश करेंगे पहले, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सैल का उड जाएगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई कैन, यहाँ पर तो मीनिंग ही चेंज हो गया, आई कैन ज्वाइन द मीटिंग, यहाँ पर मीनिंग ही चेंज हो गया। तो बचा एक क्या? सिर्फ ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अप्रोच मेरा ये रहता। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड आई विल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच। ये होता है आपका एग्जाम में अप्रोच इस क्वेश्चन को, नरेशन को सॉल्व करने का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव से पैसिव में हमको चेंज करना। दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्काइव्स फॉर ईयर्स। तो वॉइस में क्या होता है? एक दो चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है, और वॉइस में टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सबसे याद रखेंगे, यही एक कड़ी है जिसकी मदद से ऑप्शन एलिमिनेशन से आप तुरंत सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि कौन सा सही आंसर हो। तो क्या याद रखेंगे? वॉइस में कभी भी, वॉइस में मतलब एक्टिव टू पैसिव में जब हम चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हैव बीन, तो यहाँ पर वर्ब देखेंगे हैड बीन, टेंस चेंज हो गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इज बीइंग, ये भी टेंस चेंज हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद वाज बीइंग, यहाँ तो पास्ट में चल गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा क्या मेरा? ठीक है, ये अप्रोच आपका होना चाहिए जल्द से जल्द। ये तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर हैव बीन, डायरेक्ट यहाँ पर मैं हैव बीन देखा, यहाँ पर देखा हैड बीन, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इस बीन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा ये, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे अप्रोच होना चाहिए हमारा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खासकर नरेशन और वॉइस में।
यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मेंटेनेंस ऑफ द आर्काइव्स हैज बीन, यहाँ पर हैव बीन है लेकिन यहाँ पर हैज बीन हो गया। देखिए ये टेंस से चेंज नहीं हुआ, टेंस से चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर हैव बीन, यहाँ पे हैज बीन इसलिए हुआ, मेंटेनेंस जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर हैज बीन का यूज हम किए। चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर दिया है मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ड आपको पहचानना। देखिए एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को बाद में ही करता, क्योंकि ये क्वेश्चन विसेरेन है, फ्लॉकी नॉनी क्या फ्लॉकी नोसिनी हिली पीलीफिकेशन, डेफेनेस्ट्रेट और क्विंट एसेंस। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो न्यू टू मी है, तो इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में लास्ट में ही करता, लास्ट में करता, वन गो में, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता, लास्ट में जाके इसको मार्क करके रखता और लास्ट में करता। चलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं क्या होता। देखिए विसेरेन, तो जो मैं मतलब एग्जाम दूंगा या एग्जाम देता तो विसेरेन मतलब मुझे पता नहीं है, इससे बड़े वाले वर्ड का भी मतलब मुझे पता नहीं है, डेफेनेस्ट्रेट का भी मतलब मुझे पता नहीं था, सिर्फ मुझे एक चीज पता था, क्विंट एसेंस। क्या? क्विंट एसेंस। इसलिए पता था क्योंकि ये क्विंट एसेंस, जो क्विंट एसेंस मतलब ये वर्ड मुझे नहीं पता था लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड मुझे, मैं ब्लैक बुक से पढ़ा था, मुझे पता था कि क्विंट एसेंशियल होता है, एक होता है क्विंट एसेंशियल, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ है थोड़ा, क्विंट एसेंस। तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी, क्योंकि क्विंट एसेंस का यहाँ पर ये जो है ये ई हो जाएगा, क्विंट एसेंस में ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा ई एन सी ई, क्विंट एसेंस। अब एक एक करके इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए क्विंट एसेंस का मतलब हो जाता है हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, आदर्श, कोई भी चीज जिससे आदर्श लिया जा सकता है, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग से आप याद रख सकते हैं, मतलब परफेक्ट, आइडल या बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है। डेफेनेस्ट्रेट का मतलब होता है टू थ्रो आउट ऑफ अ विंडो, डेफेनेस्ट्रेट का मतलब होता है टू थ्रो आउट ऑफ अ विंडो। फ्लॉकी नोसिनी हिली पीलीफिकेशन, बहुत लंबा वर्ड है, इसका मतलब होता है एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस, एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। देखिए इसमें सीखने वाली बात यह है कि बेसिकली ये इतना लंबा वर्ड है, तो सबको लग सकता है कि इतना लंबा वर्ड है तो ये गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं होता है। जो लंबा वर्ड है थोड़ा इसको आप सही मान के ही चलिए, क्योंकि एग्जामिनर का ये मानना होता है कि लंबा वर्ड देख के कुछ ना कुछ कहीं अगर वर्ड मिसस्पेल्ड हो गया, आई इधर हो गया, एन इधर हो गया, तो ये गलत हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस सही होता है। पहला है वाइस रेइन, ये भी मुझे पता नहीं था, इसका होता है, इसका मतलब होता है फीमेल वाइस रॉय, वाइस रेइन फीमेल वाइस रॉय। अब देखिए इससे इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये चार वर्ड आपको मिला, ये चारों वर्ड का, ये वर्ड को आप अच्छे से इसका सिनोनिम देख लीजिएगा, इसका मतलब देख लीजिएगा, और इसका स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में या 2026 में होने वाले एग्जाम्स में क्विंट एसेंस का स्पेलिंग ना पूछकर इसका सिनोनिम साइनो एंटो पूछ ले, वाइस रेइन है इसको वन वर्ड सब्सिट्यूशन के रूप में यूज कर ले, तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है इस सभी वर्ड का स्पेलिंग, मीनिंग, ये सब आप अच्छे से याद कर लें। एक टिप्स ये है कि कोई भी अगर आपको वर्ड मिले, चाहे वो वन वर्ड सब्सिट्यूशन हो, साइनो हो, एंटो हो, तो जैसे आपका मान के चलिए कि क्विंट एसेंस है, ठीक है, तो इसका तो आपने क्या किया, स्पेलिंग याद किया ही किया, इसका साइनो एंटो भी आप याद कर लीजिए। जैसे कोई वन वर्ड सब्सिट्यूशन है, तो वन वर्ड सब्सिट्यूशन को वन वर्ड सब्सिट्यूशन की तरह याद करें, उसी वर्ड को उसका साइनो एंटो भी याद कर ले उसी समय, और उसी वर्ड का स्पेलिंग भी आप उसी समय याद करें, तो एक काम से तीन निशाना, एक तीर से तीन निशाना हो जाए, वैसी वाली बात। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर एंटोनिम पूछा है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम आपको पता होगा कि इसका क्या होगा, लेकिन कभी सिनोनिम्स पूछ देता है, कभी एंटोनिम पूछ देता है, तो क्वेश्चन में आप अच्छे से देख लीजिएगा कि एंटोनिम पूछा या सिनोनिम पूछा। तो क्वेश्चन है हमारा परफिडियस। देखिए परफिडियस मतलब होता है कि जो कि फेथफुल नहीं है, जो लॉयल नहीं है, धोखेबाज, धोखेबाज, परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज। तो धोखेबाज का उल्टा हो जाएगा लॉयल जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉयल। अगर मान के चलिए आपको एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, अगर आपको मान के चलिए परफिडियस का मीनिंग नहीं पता है, परफिडियस का मीनिंग नहीं पता, लेकिन लॉयल का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, फेथलेस का मीनिंग भी आपको पता ही होता है। तो लॉयल मतलब होता है फेथफुल, और फेथलेस दोनों ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, ऑपोजिट एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। अब मान के चलिए ट्रीचेरस का मतलब आपको नहीं पता, ट्रीचेरस का आपको मतलब पता नहीं, लेकिन बिट्रे का मतलब तो आपको पता ही होगा कि उसने मुझे धोखा दे दिया, बिट्रे। तो फेथलेस और बिट्रे एक जैसा मीनिंग कर रहा है, एक जैसा मीनिंग कर रहा है। तो चार ऑप्शंस में से दो जो है एक जैसा मीनिंग शो कर रहा है,
तो ये दोनों तो हो नहीं सकता परफिडियस का एंटोनिम, तो बचा कौन, लॉयल, तो ये लॉयल। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ जैसे ये लॉयल, फेथलेस, ट्रीचरस, बिट्रेइंग, परफिडियस, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, परफिडियस के स्पेलिंग याद कर लीजिएगा और ट्रीचरस का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ये फर्दर एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वॉइस वॉइस चेंज करना। इट वॉज बींग सजेस्टेड बाई मल्टीपल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाज है तो ये तो होने से रहा, दी सोर्सेज वेर सजेस्टिंग एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर तो मीनिंग ही चेंज हो गया कि सोर्सेज जो है वो सजेस्ट कर रहा है कॉम्प्रोमाइज को, ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज, ये गलत। अब बच गया दो, इसमें अगर एलिमिनेशन करना चाहें, दी ऑपरेशन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड मल्टीपल सोर्सेज सजेस्टेड, देखिए यहाँ पर कहीं भी कॉमा वॉमा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉमा आ गया, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि यह गलत होगा। और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, देखिए ऑर्डर यहाँ पर मेरा क्या है, मल्टीपल सोर्सेस जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये कॉमा आ गया और दूसरा ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, तो ये भी गलत होगा। एलिमिनेशन से बता रहा हूँ, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो बचा एक, तो हमारा आंसर जो है ये यही हो जाएगा। इट वॉज बींग सजेस्टेड बाई मल्टीपल सोर्सेज दैट, देखिए होता क्या, आप अगर बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अंदर ही रह जाता है और दिमाग में आपको बस क्लिक कर जाता है कि ये आंसर होगा, तो इसी बेसिस पे मैं जल्दी लगा सकता हूँ। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस गए, देखिए इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो गया, तो किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो ऑप्शन एक जैसा आ गया, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट नॉलेज को यूज कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हाँ इसमें कॉन्सेप्ट सीखने की बात है। यहाँ पर भी स्पेलिंग बोला है, CSF संट प्रोसीजर, पता ही नहीं है कि CSF संट प्रोसीजर क्या होता है। अब ऑप्शन देखिए, अब स्पेलिंग बोला तो चारों ऑप्शन एक ही होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या, वेन आपको इसका स्पेलिंग आता ही नहीं है, मान के चलिए मुझे भी नहीं आता था, मैंने कैसे अप्रोच किया होगा, वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल, ठीक है एक बार पहले पढ़ लेंगे सब, वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल, वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनल, देखिए यहाँ तक सेम है, पेरी तक, यहाँ पर टोनियल है, यहाँ पर टोनल है, वेंट्रिक्यूला यहाँ पर चेंज कर दिया गया, पेरिटोनियल, और वेंट्रिक्यूलोपेरेटोनियल। तो देखिए तीन में टोनियल 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 है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोनल आ गया, जब मेजोरिटी में टोनियल 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 है तो टोनल क्यों होगा, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन एक आप एलिमिनेट कर दी। अब देखिए वेंट्रिक्यूलो पेरी, वेंट्रिक्यूला पेरी, वेंट्रिक्यूलो क्यूलो पेरी, पेरी, देखिए यहाँ पर वेंट्रिक्यूलो है, वेंट्रिक्यूला है और वेंट्रिक्यूलो है, तो यहाँ पर क्यूला आ गया, दो क्यूलो क्यूलो है, लेकिन यहाँ पर क्यूला आ गया, तो ये भी गलत होगा। ये बस अप्रोच है, आप यूज़ कर सकते हैं इसका, मैं अधिकतर केस में या 100% ये आपको ट्रिक मदद करेगा ऐसे बड़े बड़े एरर को, मतलब स्पेलिंग एरर को सॉल्व करने में। अब देखिए वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल, वेंट्रिक्यूलो पेरेटोनियल, अब देखिए यहाँ भी पेरी है, यहाँ भी पेरी है, यहाँ भी पेरी है, सिर्फ यहाँ पे पेरे, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर मेरा होगा क्या, तो इस अप्रोच से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। He asked me, have you done your homework? He asked me, have you done your homework? तो देखिए यहाँ पर यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव में अगर नरेशन में यस नो क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो देखिए कहाँ पर इफ है, यहाँ पर इफ है, यहाँ पर वेदर है, वेदर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी वेदर, ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ तक सही है। अब देखिए इफ आई हैड डन माई होमवर्क, हैड आई, देखिए होता क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोमा में यस नो पूछा जा रहा है या क्वेश्चन मार्क देके कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, वेदर के बाद हमारा क्या आ गया, पहले वर्ब आ गया फिर सब्जेक्ट आ गया, तो क्वेश्चन मार्क जब हम हटाएंगे तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ये अभी भी इंट्रोगेटिव है, तो ये यहाँ से ये गलत हो गया। अब बचाइए, अब देखिए यहाँ पर आस्क्ड मी है, रिपोर्टेड वर्ब जो है ये आस्क्ड पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर जो हैव यू है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर दिया गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही दे दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या आंसर, यही, तो यही सही। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माय होमवर्क, ये सही है। देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क हटेगा तो क्या आ जाएगा, अगर यस नो वाला सेंस कर रहा तो इफ और वेदर, तो यहाँ पर इफ है, यहाँ पर वेदर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये पहले कट गया। इन्वर्टेड कोमा क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव ही शो कर रहा है, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो ये गलत हो गया, बच गया ये, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। देखिए मैं एक आपको यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ, अगर आपको वोकैब अच्छी करनी है, वोकैब में प्रो होना है, तो एसएससी के केस में मैं बोल रहा हूँ कि आपको ब्लैक बुक खरीदना ही खरीदना, और सब एग्जाम में भी चलेगा, लेकिन एसएससी जो है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, तो आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हैं। ब्लैक बुक जो है वो बेस्ट है, ब्लैक बुक, एक मिनट, ब्लैक बुक जो है वो वोकेबलरी के लिए बेस्ट है। आप क्या कीजिए, अगर आपके पास ब्लैक बुक है या नहीं है तो आप ले लीजिए, ब्लैक बुक को आप जितना हो सके और हर दिन उसको पूरी तरीके से पढ़ के रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, सॉरी, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी वोकैब सेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्लैक बुक को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ और आगे भी प्रेफर करते रहूँगा। ये बहुत ही अच्छी किताब है, जो बहुत ही अपना एक मतलब बहुत ही मदद करती है एस्पिरेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने में। तो एन ऑफिशियल रिप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, इसका डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, ये इसका आंसर होगा हमारा क्या, डी, सेंस्यू। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए ऐसे जैसे चार हैं, इनका स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह भी याद होना चाहिए, और साइनो एंड टू बी इसका याद होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला, आप पहले इधर से ही देख लेते हैं, सेंसर मतलब तो आप देख लिया, एन ऑफिशियल रिप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। इंडिक्टमेंट मतलब भी देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों जो है ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, साइनो, क्या कह सकते हैं, ये दोनों साइनो, ये दोनों साइनो। एक्यूजेशन और इंडिक्टमेंट का मतलब एक ही होता है, मतलब एलिगेशन, आरोप, दोषारोपण करना, ये सब। अब है डिनंसिएशन, डिनंसिएशन मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया मेरा एक एरर का क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। दैट द रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट वेयर सरप्राइजिंग गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ्स। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दैट द रिपोर्ट, दैट द रिपोर्ट फेल्ड, दैट द रिपोर्ट, तो दैट द रिपोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं इसका वर्ब क्या दिया गया, ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट। देखिए यहाँ पर प्लूरल दे दिया गया, यहाँ पर जो है वर्ब जो है वो प्लूरल दे दिया गया, तो गलती यही होगा, गलत, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप, जितना आपको प्रैक्टिस होगा उतना उतना आप एरर में खासकर आप जो उसका क्रक्स पॉइंट है उस एरर का, कि पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, आगे जाकर उसका वर्ब अगर उसके अनुसार है कि नहीं, ये सब देखिए प्रैक्टिस से आता है, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसका मैं यही बताया कि यहाँ पर जो दैट द रिपोर्ट है, ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा जो कि सिंगुलर होगा, इसीलिए वेयर सरप्राइजिंग ना होकर यहाँ पर वाज सरप्राइजिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम, दूसरा क्वेश्चन हम हाईलाइटेड वर्ड्स को रिप्लेस करना है। सी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमन। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू हैव काइंडनेस, ऑफ बीइंग अ काइंड वुमन, ऑफ बीइंग द काइंड वुमन, टू बी काइंड। ऐसा क्वेश्चन तो मैं ये पढ़ता हूँ, फिर ऑप्शन जो बेस्ट हमको लगा उसको यहाँ पर रख के पढ़ लेता हूँ, अगर अच्छा लगे तो सही, मोस्टली सही होता है ऐसे करने पर। तो सी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ, रेपुटेशन ऑफ, रेपुटेशन ऑफ, तो ये तो पहले कट गया, ये भी कट गया, तो ऑफ वाला होना चाहिए। तो सी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ काइंड वुमन, सी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द काइंड वुमन, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सी है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। सी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमन का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, सी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ काइंड वुमन का मतलब क्या हो जाएगा, कि उसका ऐसा रेपुटेशन बन गया, या वो काइंड है, इसके थ्रू उसको जाना जाता है, उसकी रेपुटेशन मतलब उसको जाना जाता है। कोई महिला होगी या कोई लड़की होगी, सब उसको जानते हैं एज अ काइंड वुमन, ये इसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। रिप्लेस द हाईलाइटेड, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम
टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। यहाँ पर देखिए, ये एंड से, अगर एंड से जुड़ा हुआ है ये वर्ब और ये वर्ब एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरेललिज्म फॉलो होगा, यहाँ पर हम पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एंड के पहले हम टू अवॉइड ईटिंग, और यहाँ पर टू नहीं है, एंड के बाद भी टू सही होना चाहिए क्योंकि पैरेललिज्म फॉलो करेगा। यहाँ पर टू नहीं है, तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर टू है। तो पहले देख लेते हैं, टू अवॉइड स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज। देखिए ये पहले गलत हो गया, ये आप देखते ही गलत, ये नहीं पढ़ के भी आप इसको गलत कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए टू प्लस V1 होगा, ये क्या है V5, ये क्या है V5 है, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पर टू प्लस V1, तो ये गलत हो गया। टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, टू अवॉइड एंड और टू एक्सरसाइज, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पैरेललिज्म को शो करा। देखिए अवॉइडिंग स्वीट्स एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज गलत है, ये अब ये सही हो गया तो आगे जाने का हमको जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। अच्छा, होमोनिम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ होमोनिम क्या होता है। देखिए होमोनिम क्या होता है, होमोनिम जैसे दो वर्ड है या दो से ज़्यादा वर्ड है जिनका जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो उसका हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और इसका स्पेलिंग भी सेम होगा, लेकिन उनका जो है मीनिंग वो डिफरेंट होगा, वो क्या कहलाता है, होमोनिम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो बैट का। जैसे बैट का होमोनिम जो है, मतलब बैट जो है, एक तो आप क्रिकेट बैट है और दूसरा बैट एनिमल चमगादड़ होता है, तो ये हो गया। और इसी से रिलेटेड एक है जो पूछता तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ आपको, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन स्पेलिंग और उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो होमोनिम्स होता है सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन होमोफोन्स क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल में एक सन और सन, जैसे होमोफोन्स का बता रहा हूँ एग्जांपल, जैसे SON सन मतलब बेटा, और बेटा, एक मिनट माइक में ठीक कर लेता हूँ, बेटा, और जैसे SON सन मतलब बेटा, और SUN सन मतलब सूरज दादा। ओम सूर्य देवाय नमः। तो क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द कोयर बिगेन द इंट्रॉइट एट द प्रीस्ट सिंगल। देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंट्रॉइट मैं देता तो मुझे पता नहीं था ना, मैं पढ़ा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला, द कोयर बिगेन द इंट्रॉइट एज द प्रीस्ट सिग्नल। इसमें मोटा मोटी कोयर मतलब तो आपको पता होगा, जो चर्च के कोई मतलब चर्च उर्च में जो होते हैं वो कोई ऑफिशियल्स या लोग हैं। द कोयर बिगेन द इंट्रॉइट एट द प्रीस्ट सिग्नल, तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि प्रीस्ट ने जैसे ही सिग्नल किया, प्रीस्ट के सिग्नल मिलते ही कोयर जो है मतलब चर्च या कोई जगह पे जो मतलब प्रेयर्स करते हैं या कोई चैंटिंग करते हैं या कुछ सॉन्ग गाते हैं, वो जो है इंट्रॉइट को क्या किए, स्टार्ट कर दिए, मोटा मोटी ये समझ में। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, देखते हैं। द चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। द चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। द इंट्रॉइट was replaced by an organ improvisation. The missal included Latin text for the introit. The cantor rehearsed the Sunday introit. तो इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए पहला ऑप्शन जो है, द चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। चिल्ड्रन जो है, चलिए पहले कैसे आपको समझाऊं। देखिए बहुत प्रैक्टिस से बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो आपके दिमाग में ही रहता है, जिसका कोई सिर पैर तो नहीं होता लेकिन वो आपको सही आंसर तक पहुंचा देता है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं कैसे समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। आप भी अगर आप भी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपका एक्सप्लेनेशन तो आपके दिमाग में होगा, आप जिसका कोई सर पैर नहीं है लेकिन आप आंसर लगा देते हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, दूसरों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखते हैं। द चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। देखिए इंटरमिशन मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आपका जो गैप टाइप का, तो रेसेस में या गैप में चाइल्ड जो है वो इंट्रॉइट को गाया। द इंट्रॉइट वाज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन, और ये इंट्रॉइट जो है उसको रिप्लेस किया कौन, ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन, बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन। अच्छा, तो जैसे आप एक इमेजिन कीजिए कि इंट्रॉइट मतलब कोई एक गाने मतलब चैंटिंग ले लेते हैं या प्रेयर्स ले लेते हैं, ठीक है,
उसको गाया जा रहा है, तो उसको उस पीस को जो है, उस चैंटिंग को, प्रेयर्स को जो है वो रिप्लेस किया ऑर्गेन, मतलब वही है लेकिन उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो ये तो हो नहीं सकता है होमोनिम के केस में, क्योंकि ये सेम मीनिंग दे रहा है। दी मिसल इंक्लूडेड, मिसल मतलब मुझे पता नहीं, अगर फर्स्ट मैं दूंगा, फर्स्ट बार मैं अगर दे रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। दी मिसल इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट फॉर द इंट्रॉइट, मतलब एक मिसल कोई चीज़ है जिसमें कोई टेक्स्ट है और उसमें ये इंट्रॉइट, चैंटिंग, प्रेयर्स, ये सब दिया गया। तो ये तो सेम मीनिंग, इस क्वेश्चन के थ्रू जो इंट्रॉइट का मीनिंग आ रहा है वो सिमिलर है इससे, तो ये होमोनिम के केस में तो होगा नहीं। द कैंटोर रिहर्स्ड द संडे इंट्रॉइट, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है वही इंट्रॉइट का मीनिंग यहाँ दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको लगा सकते हैं। होमोनिम्स में कोशिश करेंगे जो डिफरेंट मीनिंग दे रहा है उसको खोजने का। तो देखिए इसमें इंट्रॉइट और इसका मीनिंग सेम आ रहा है, यहाँ पर इंट्रॉइट और इंट्रॉइट यहाँ पर मीनिंग सेम आ रहा है, यहाँ पर इंट्रॉइट और इंट्रॉइट का मीनिंग सेम आ रहा है, तो बचाइए, तो ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ इंट्रॉइट का। इंट्रॉइट का मीनिंग होता है एन ओपनिंग पीस ऑफ म्यूजिक और अ शॉर्ट प्रेयर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्रिश्चियन वर्शिप। एन ओपनिंग पीस ऑफ म्यूजिक और अ शॉर्ट प्रेयर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्रिश्चियन वर्शिप। तो क्रिश्चियन या चर्च में जो वर्शिप होती है तो उसके शुरुआत में इंट्रॉइट जो कि एक म्यूजिक या प्रेयर्स होता है या चैंटिंग होता है उसको किया जाता है। मिसल मतलब होता है एक तरीके का बुक होता है, टेक्स्ट होता है जिसमें हर दिन का चैंट, प्रेयर्स, ये सब इंक्लूड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए सेम परफिडियस आ गया, लेकिन अब इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कीजिएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, इसको, इसका आंसर जो है वो कमेंट में आप हमको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस, तो ये भी डायरेक्ट जो है ये ब्लैक बुक से लिया गया, मतलब ब्लैक बुक में है ये। मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको वोकेबलरी में प्रो होना है, आपको वोकैब अच्छा करना है, वर्ड्स के बारे में जानना है, तो आप मस्ट ब्लैक बुक प्रेफर कीजिए। मैं ब्लैक बुक जो है वो 2023 से पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया है एसएससी के फील्ड में। ये तो मुझे बहुत ही हेल्प किया है, मेरा जो स्कोर भी इससे बूस्ट हुआ है और मैं सीखा भी बहुत कुछ हूँ। तो ब्लैक बुक मस्ट है, आप जितना ब्लैक बुक को पढ़ सकें आपके लिए अच्छा ही होगा, फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। तो हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, नो रियल चॉइस एट ऑल, नो रियल चॉइस एट ऑल। तो इसका ट्रिक ऐसा है, ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी विकल्प ना होना। देखिए ऑप्शन चॉइस मैंने, देखिए अब क्या होता है, इडियम एंड फ्रेज को आप ट्रिक से या इमेजिनेशन से कोई एक सिनेरियो बना के याद कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन चॉइस को मैंने याद किया था कि देखिए ऑप्शंस में है सन, सन, तो होता क्या बेसिकली, मान के चलिए फैमिली मेंबर्स जो है, फैमिली माता पिता, वो अपने सन को जो बोलते हैं, अपने बेटे को जो कुछ करने को बोलते हैं, तो बेटे को जो है वो करना होता है, उसके पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है कि इसको करे या ना करे, उसको करना ही होता है, मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है। ठीक है, मतलब करना ही है तो कोई चॉइस है नहीं कि मना कर दें। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। देखिए आप सिनेरियो बना सकते हैं, आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, आपको जैसे याद हो रहा है वो कैप आप, या खास करके आप इडियम फ्रेज जो है उसी तरीके से आप याद कीजिए, आप अपना ट्रिक बनाइए। मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि सन, सन है, तो माता पिता जो है वो सन को ये काम करने को बोले, तो सन के पास कोई चॉइस नहीं है कि उसको ना कर सके, मतलब उसके पास कोई रियल चॉइस नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, उसको करना है तो करना है। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल चॉइस एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेयर दो द फेनोमेनन इज, इट कैन अकर डैश प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। अच्छा, रेयर दो द फेनोमेनन इज, इट कैन अकर डैश प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। तो देखिए अगर क्वेश्चन मैं एग्जाम में सॉल्व करता तो ये चारों ऑप्शंस को जो बेस्ट है उसको पहले मैं बैठाता। जैसे पहले देख लेता हूँ, रेयर दो द फेनोमेनन इज, इट कैन अकर टुवर्ड्स प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस, ये होगा नहीं। रेयर दो द फेनोमेनन इज, इट कैन अकर एमिड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशन। देखिए इसका दो तीन बार पढ़ने से मीनिंग क्लियर हुआ मेरा, और ये क्लियर हुआ कि ऑल दो ये जो फेनोमेना है ये रेयर, ये रेयर है, ऐसा नहीं होता है, मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता है। ऑल दो ये फेनोमेनन रेयर है, मतलब स्ट्रेंज है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है, कभी कभार होता है। लेकिन लगातार जो सूखा, ड्रॉट की कंडीशंस है,
स्टेट है। लगातार जो ड्रॉट की स्थिति है, स्टेट है, उसमें ये फेनोमेनन हो सकता है। इसका मीनिंग ये होगा। तो देखिए कंडीशंस है, तो कंडीशंस के साथ अंडर ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो मैं डायरेक्ट इसी को मारता और यही सही आंसर होता। तो रेयर दो द फेनोमेनन इज इट कैन अकर अंडर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। अब एक एक करके देख लेते हैं। टुवार्ड्स जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। एमिड, एमिड का मतलब हो जाएगा तुमको, आपको क्या कहेंगे एमिड, जैसे बोलते नहीं है कि हाँ, मैं क्या बोलेंगे उसको, मैं अपने पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, या इसको, हाँ ऐसे, आई रिजाइंड फ्रॉम माई पोस्ट एमिड ग्रोइंग कंट्रोवर्सी। मतलब बढ़ती कंट्रोवर्सी के बीच में मैं अपने पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एमिड। अमोंग तो होता है मतलब एक ग्रुप के बीच में, मतलब बीइंग विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडर। रेयर दो द फेनोमेनन इज इट कैन अकर अंडर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रीअरेंजमेंट, देखिए एग्जाम में क्या होता है, अगर सॉरी एग्जाम्स में मैं तो ये करता था कि जो पैरा जंबल होते थे वो मैं क्या करता था, लास्ट में सॉल्व करता था। जो वन गो में होने वाला है वो सब पहले कर लेता था, और जो पैरा जंबल को जो है वो मैं लास्ट में ही रखता था। लेकिन यहाँ पर आ गया तो मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले पैरा जंबल का ट्रिक मैं कुछ कुछ बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़िए, पहले ऑप्शन देखिए। 3 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ज़्यादा बार 3 है, तो इसी दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, इसी दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, आप अगर डबल चेक करना चाहें तो मार्क एज रिव्यू करके बाद में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही दोनों के बीच आंसर मूव करता है। तो पहले देख लेते हैं, 3 लिए हम, 3 तो 3 देख लेते क्या। यूजर इंटरेक्शंस वेयर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। यूजर इंटरेक्शंस वेयर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, मतलब यूजर्स के डेटा को कलेक्ट किया गया अलग अलग प्लेटफॉर्म से। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो 2 पहले पढ़ लेते हैं, 2 क्या होगा, दूसरा क्या होगा। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वेयर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वेयर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वेयर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, मतलब इसके ट्रैक किया गया, मतलब यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया गया उसमें से यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट्स के डैशबोर्ड से डेटा को ट्रैक किया गया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अ मीडिया स्ट्रेटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट। अच्छा देखिए ये सब एक तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि ये सब प्रोसेस है। एक बार क्या किया जा रहा है, डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, फिर डैशबोर्ड में उसको ट्रैक किया जा रहा है, तो रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, रिजल्ट तो बाद में आएगा, तो 1 बीच में हो सकता नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में आएगा। तो देख लेते हैं 1 कहाँ पर लास्ट में है ये, तो इसको देख लेते हैं पहले। तो यूजर इंटरेक्शंस वेर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वेर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, अ मीडिया स्ट्रेटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच। हाँ तो यही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ए मेरा सही हो जाएगा। देखिए यूजर इंटरेक्शंस वेर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, मतलब यूजर्स के डेटा को कलेक्ट किया गया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से, उसके बाद उनको ट्रैक किया गया, फिर फिर एनालिस्ट जो है उस डेटा को एज और बिहेवियर के आधार पर उसको कैटेगराइज किए, और लास्ट में डेटा के रिजल्ट्स का यूज करके मीडिया स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया हूँ, जब मैं अप्रोच करूंगा इसको तो वैसे ही करूंगा। सबसे पहले तो ऑप्शन में देखूंगा कौन रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है तो 3 ही होगा, फिर 2 और 1 को चेक करूंगा, फिर ऐसे करूंगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। आप भी जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको भी ऐसे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, जंबल है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी ऑप्शन में पहला जो नंबर है वो अलग अलग है, 2 1 3 4। तो इसमें तो वो रूल हम लगा नहीं सकते हैं कि कोई कॉमन आ गया, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ये सब देखिए सब अब इसमें हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर चेक करने पर हमको क्या मिल रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस, तो सेंटेंस इट इज़ से स्टार्ट नहीं होगा। दिस इट इज़ है, मतलब ये प्रोनाउन जो है किसी नाउन के लिए तो आया होगा, तो यहाँ पर इस चारों में से हम देख लेते हैं कि कहाँ नाउन आया। रिसर्च, देखिए ये एक सब्जेक्ट के तरह पर यूज हो रहा और नाउन भी है, तो इसके लिए इट आ सकता है, इट आ सकता है। तो 1 तो होगा नहीं, कभी 1 से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले एक नाउन आ गया, तो 1 कट गया, 1 कट गया। उसके बाद दिस कैन बी आइदर, दिस भी आ गया, दिस भी कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए आया होगा, यह भी एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो रिसर्च के लिए आया होगा, तो ये भी पहले हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया। अब ये देख लेते हैं, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन
अच्छा देखिए, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, तो पहले कुछ हुआ होगा उसीलिए तो यहाँ पर दिस इन्वेस्टिगेशन का यूज हुआ है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो बच गया ये, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। इट इज अ प्रोसेस, रिसर्च जो है ये क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए हो गया, तो 2 पढ़ने के बाद 1 मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट 1 है और कहीं पे है नहीं, तो ये आंसर हो जाता है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और ये फिर से आप मैच करके देख सकते हैं, 2 1 3 4 को पढ़ के देखिएगा, ये सही होगा। तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है। व्हाट रेंडर्स द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पार्टिकुलरली, तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, इसको स्किप करेंगे, लास्ट में इसको करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में भी। अरे पावर पॉइंट, अरे यार क्या हो गया ये तो, अगर ये तो कट गया। अच्छा ये पूरा पैसेज जो है ये कट गया। शायद नेक्स्ट स्लाइड से ठीक हो, देखना पड़ेगा। चलिए इसका ट्रिक मैं पहले बता देता हूँ कॉम्प्रिहेंशन में। तो एडुकेटिव पैटर्न में अब प्री में भी कॉम्प्रिहेंशन आने लगा। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है, मैंने 2025 में जितने भी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, सीएचएसएल का दिया, एमटीएस का दिया, फिर स्टेनो स्टेनो हुआ, उसके बाद क्या बोलते उसको, स्टाफ सिलेक्शन का हुआ, क्या स्टाफ सिलेक्शन, अरे क्या हुआ, सिलेक्शन फेज का मैंने एग्जाम दिया। तो उसके भी क्वेश्चन, नहीं सिलेक्शन फेज का नहीं दिया था मतलब, लेकिन उसका क्वेश्चन जो आया था उसमें कॉम्प्रिहेंशन को मैंने सॉल्व किया था। तो उसमें मैं एक चीज़ देख पाया कि कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो है, 5 के 5 क्वेश्चंस आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के ही देना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको बोल देगा कि जैसे इसमें से कोई एक वर्ड को उठा लेगा और उसका साइन हो या एंटो पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे पैराग्राफ वाइज दे दिया तो बोलेगा फर्स्ट पैराग्राफ का टेंस क्या है, पैसिव में है या एक्टिव में है। तो कुछ कुछ ऐसे 5 में से 2 3 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस में आप आगे पीछे मूव करते करते पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे जो क्वेश्चंस बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े हो जा रहा, बिना पढ़ के हो जा रहा, तो उसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चंस को पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले, मैं जो करता था एग्जाम में अप्रोच, और मैं प्रैक्टिस भी, देखिए एग्जाम में जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसा ही प्रैक्टिस आप घर पे भी कीजिए, तब अच्छा होगा, यूज टू हो जाइएगा, तो वहाँ पर ईजी होगा सॉल्व करने को। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 5 कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले उसको, उस क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। और उस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका जो क्रक्स पॉइंट सब है, उसका जो मेन मेन पॉइंट है कि ये वर्ड अगर कॉम्प्रिहेंशन में मिला तो उसी पैराग्राफ को देख के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे पहले कोशिश करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन होता है कि नहीं, ऑप्शन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या अपने नॉलेज के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज विजडम प्राइमरली एक्वायर्ड। विजडम, अच्छा पैसेज के अनुसार विजडम को कैसे हम, मतलब बुद्धिमत्ता, एक जो गुड जजमेंट होता है उसको कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, अपने में ला सकते हैं। तो देखते हैं, थ्रू टेक्स्ट बुक्स, थ्रू इमोशनल डिटैचमेंट, तो ये तो ऐसे ही गलत होगा, थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन हो सकता है, थ्रू एल्गोरिथमिक थिंकिंग ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर बेस्ट हमको लग रहा है थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो विजडम जो होता है वो गुड जजमेंट से रिलेटेड है, बुद्धिमत्ता होता है, तो इसको हम एक्वायर कर सकते हैं एक्सपीरियंस से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, एक्सपीरियंस से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, आत्म चेतना से, अंदर झांक कर, तो ये मोटा मोटी ये हो सकता है। और यही होगा मेरे ख्याल से, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बेफिक्र ये लगा के आ जाइए, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे तो पूरा पैसेज नहीं दिया गया, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है कि नहीं, वहां से देख के फिर आपको ये मैं बता दूंगा। तो चलिए, हाँ यहाँ पर, यहाँ से शुरू है वाइल्ड एजुकेशन, हाँ यहाँ से शुरू। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय विजडम इन रिचेस द सोल। तो ऑथर के कहने का, ऑथर ने जो कहा विजडम इन रिचेस द सोल, उसका, उसके कहने का क्या तात्पर्य है, पहले हम पढ़ते थे ऐसे कि क्या तात्पर्य है। तो चलिए, विजडम इन रिचेस द सोल, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से देखते हैं। इट इनहेंसेस एकेडमिक सक्सेस, इट फोस्टर्स डीपर मोरल इंसाइट, इट इम्प्रूव्स वर्बल एक्सप्रेशन, इट शार्पेंस मैथमेटिकल स्किल्स। तो विजडम जो है इनरीच करता है सोल को, इसका मतलब मैथमेटिकल स्किल को शार्प करना है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एकेडमिक सक्सेस को इन्हेंस करता है, ये स्पेसिफिक हो गया एक तरीके से, तो ये भी गलत होगा। इट इम्प्रूव्स वर्बल एक्सप्रेशन, ये तो पहले ही देख के गलत कर देना चाहिए था। तो बच गया बी, तो यही मेरा आंसर होगा, होना चाहिए और होगा भी यही। आप ये मत सोचिए कि
मैंने आंसर देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, तब मैं बता रहा हूँ। आप जब मैं फर्स्ट टाइम भी अगर सॉल्व करता, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं बहुत साल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, तो ये करते करते आ गया। आपको भी हो जाएगा, आप बस प्रैक्टिस बने रहिए प्रैक्टिस पे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इट फोस्टर्स डीपर मोरल इंसाइट। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के देख लेते हैं, ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं। हम याद रखेंगे कि विजडम इनरिचेस द सोल कहाँ पर है। While education and wisdom are often conflated in colloquial discourse, a discerning mind perceives a fundamental divergence between the two. Education is the formal acquisition of knowledge, often measured through degrees, academic accolades, and proficiency in structured disciplines. It is delivered through systematic curricula, institutionalized assessment, and theoretical frameworks. However, wisdom transcends the rigidity. It is the judicious application of knowledge to real life contexts enriched by experience, introspection and emotional intelligence। देखिए enriched करके क्वेश्चन था पीछे। अरे यार, पावर पॉइंट में रिकॉर्ड करने में अगर करते हैं तो पीछे स्लाइड में नहीं जा सकते हैं क्या? ये तो हो नहीं रहा पीछे, तो मैं एक स्किप भी किया क्वेश्चन। अरे यार, ये सीखना पड़ेगा तो। चलिए ठीक है, पीछे का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे वैसे, नहीं तो आप जब यूट्यूब पे आएगा तो आप बैक करके उसको देख लेना एक बार। तो वो जो पीछे इनरिच वाला क्वेश्चन है, तो इसी पैराग्राफ से हो जाएगा। हाउएवर विजडम ट्रांसेंड्स दिस रिजिडिटी, इट इज द जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ कंटेक्स्ट enriched by experience, introspection, and emotional intelligence. An individual may be extensively educated, yet remain bereft of wisdom if they lack the discernment to apply their learning ethically and effectively. Conversely, many wise individuals, अच्छा enriches तो यहीं पे था, enriched by experience, introspection and देखिए यहाँ पर बोल दिया कि enriched by experience, विजडम से रिलेटेड, वही देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। हाउएवर विजडम ट्रांसेंड्स दिस रिजिडिटी, इट इज द जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट इनरिच्ड बाय एक्सपीरियंस, इंट्रोस्पेक्शन। इनरिच्ड बाय, तो विजडम जो है वो इनरिच करता है और ये फोस्टर करता है, मतलब इंस्पायर करता है किस चीज को? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्म आत्म संरक्षण करना, मतलब आत्म निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, अंदर झांक कर देखना, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने अंदर झांक कर, वही। तो इट फोस्टर्स, इट इंस्पायर्स, मोटिवेट करता है, डीपर या बढ़ावा देता है या लाता है, इट फोस्टर्स डीपर मोरल इंसाइट। देखिए इंट्रोस्पेक्शन है और डीपर मोरल इंसाइट है, एक जैसा मीनिंग दे रहा, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉरल ये फॉर्मल एजुकेशन। मतलब ऑथर के अनुसार कौन से कौन है जो वाइज है, उनके पास फॉर्मल एडुकेशन नहीं है लेकिन वो वाइज है, बुद्धिमान है या जुडिशियस है। तो देखते हैं, साइंटिस्ट, स्कूल चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड आर्टिशंस, टेक्नोक्रेट्स। तो इसका देखना पड़ेगा पढ़ के, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि, सॉरी कौन सा वर्ड है, कैन बी वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, इस टाइप का कोई वर्ड आएगा तो उसी पैराग्राफ में आंसर होना चाहिए। तो कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, कन्वर्सली मेनी वाइज इंडिविजुअल्स, जैसे कि देखो यहीं पढ़ा गया, फार्मर्स, आर्टिशंस, एल्डर्स मे नॉट possess फॉर्मल एजुकेशन बट देयर डिसीजंस एग्जिबिट प्रूडेंस एंड सैगेसिटी कल्टिवेटेड थ्रू लाइव्ड रियलिटीज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है आंसर यहाँ पर, आर्टिशंस, एल्डर्स, तो यही ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज। मतलब पैसेज में कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन से पहले। अरे यार, फिर मूव हो गया, फिर नेक्स्ट स्लाइड हो गया और यहाँ से तो बैक नहीं हो रहा यार। अच्छा, आप क्या कीजिएगा, वो पीछे से आप इसको पढ़ के, इजी है, इसको पढ़ के आप पीछे का आंसर दे दीजिएगा। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। पीछे वाला जो 24th क्वेश्चन है, जो कॉन्ट्रास्ट पूछ रहा, वो इजी है, आप बन जाएगा आपसे, आप कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई हैज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम वाइडेंड इन रिसेंट टाइम्स। अच्छा, एजुकेशन और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं, और इनके बीच में गैप रिसेंट टाइम्स में गैप जो पैदा हुआ वो किस कारणवश हुआ। तो देख लेते हैं, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया हो सकता है, बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड, नहीं ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो मुंह पर बोल दिया, ना कर देने वाली बात है। बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग एंड एल्गोरिथमिक मेथड्स हो सकता है, बिकॉज पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ये दोनों गलत हो गया। अभी इस दोनों में से हो सकता है, चलिए हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पर गैप वर्ड आए, ऐसा कुछ लगे कि रिसेंट टाइम्स में एजुकेशन और विजडम्स के बीच में ये गैप पैदा कर दिया, ऐसा कुछ है, तो कहाँ पर थे हम? हाँ यहाँ से, इन एन एरा डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग, देखिए यहीं पढ़ा गया। दी सीज्न, देखिए
सीज्म का अगर आप अगर ब्लैक बुक पढ़िएगा तो सीज्म उसमें है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि वोकैब आपको बूस्ट करना है, वोकैब में प्रो होना है, तो आपको ब्लैक बुक एकदम आना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ब्लैक बुक को आप हर दिन एक ही चीज़ को, एक ही बुक को जितना बार आप पढ़ सके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दिस सीज्म मतलब होता है गैप, फाट, दरार, बिटवीन द टू हैज़ वाइडेंड। तो भाई मतलब दो विजडम और एडुकेशन के बीच में रिसेंट टाइम्स में जो गैप पैदा हुआ, दरार पैदा हुआ, वो किसके कारण हुआ है देखते हैं। डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एंड एल्गोरिथमिक थिंक। देखिए एल्गोरिथमिक आ गया यहाँ पर, एल्गोरिथमिक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब पढ़ के देख लेते हैं आगे थोड़ा। अब आगे भी दे दिया गया, दिस सीज्म बिटवीन द टू हैज वाइडेंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफन प्रायोरिटाइज रोट मेमोराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग। तो इसी से पता चल गया यही कारण है हमारा क्या, दोनों के बीच का गैप पैदा होने का। तो पूरा पढ़ ही देता हूँ। कॉन्सिक्वेंटली society produces individuals proficient in problem solving but deficient in decision making that requires empathy, patience or foresight. Wisdom, being innately human, cannot be downloaded or fast tracked. It is earned through trial, failure, reflection and a nuanced understanding of human nature. Furthermore, while education is temporarily bounded, ending with formal schooling or academic milestones, wisdom is a lifelong pursuit. It does not boast certificates, but manifests in humility, ethical consistency, and the ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lies not merely in knowing what is right, but in consistently choosing to do it, especially when it is inconvenient. तो यहीं पर हमारा फर्स्ट सेक्शनल मॉक जो है वो ख़त्म होता है। देखिए होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव लाइन में घुसने के बाद जब आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना होता है। 6 महीने एग्ज़ाम से पहले, 6 महीने या एग्ज़ाम आपका लेट में तो एक साल अगर आप दबा कर अगर प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्या होता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग में ही रह जाता है। बार बार क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के कारण हुआ क्या, मेरा थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका जो है थोड़ा मुझे जैसा लगता है कि सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले 1 साल अच्छे से लगाकर धीरे धीरे अपने पेस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद एक साल 1 महीने 2 महीने प्लस क्या किया, दबा के प्रैक्टिस किया, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही मैं रिवीजन करता था और सैटरडे और संडे को रखता था कि कोई टॉपिक मैं रिवाइज कर दूँ, ये कर दूँ, प्रैक्टिस में दबा कर क्या हूँ। तो होता क्या, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के कारण जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे दिमाग में रहता है, और उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए भी हार्ड हो रहा है, क्योंकि पहली बार है। तो धीरे धीरे मैं इसको ठीक करूंगा और धीरे धीरे मैं सुधार करूंगा, जिससे जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, सॉल्व करने का, तो उसको मैं आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं कि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। होता क्या है, क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करना है तो दिमाग में रहता है और दिमाग में ही रह जाता है वो चीज़, और क्वेश्चन देख के जो सबसे पहले चीज़ क्लिक किया उसके थ्रू मैं आंसर लगा देता हूँ, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना हार्ड होता है। आप खुद में भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप अगर ज़्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो ऐसा नॉर्मल है, होता है। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा और अपने वीडियोज़ को और अट्रैक्टिव अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे थोड़ा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, पहली बार ये सब स्टार्ट किया है, पावर पॉइंट ये सब, वर्ड, एक्सेल, ये सब चला रहा हूँ पहली बार, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। वीडियो क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और बेहतर ही होते जाएगा इससे, आशा करता हूँ। अगर आप लोग की दुआ रहेगी, प्रेयर्स मेरे साथ रहेगी तो सपोर्ट कीजिएगा इसी तरीके से। हाँ, लाइव लाइव मॉक टेस्ट भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। जैसे सैटरडे संडे को दी पंडित का लाइव आता है, RBE रेवोल्यूशन शुभम जैन सर का लाइव आता है, टेक्स्ट बुक का लाइव आता है, ऑली बोर्ड का लाइव आता है। तो जब लाइव होगा तो सेक्शनल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास है सब्सक्रिप्शन, पंडित का है, ऑली बोर्ड का है, लेकिन अब कॉपीराइट का भी बात होता है ना, कि अगर उनका एक जो कंटेंट है, जो उनका रियल कंटेंट है, उसको तो मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब पे। हाँ, जो फ्री लाइव मॉक टेस्ट है उसको मैं जरूर स्ट्रीम करूँगा और आपको बताऊँगा कि टाइमर लगा के मैं कैसे सेक्शंस को सॉल्व करता हूँ, जो फ्री लाइव टेस्ट होगा। तो ठीक है, चलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, ये सब नया है तो